और फंक्शन प्रोसीजर में मैंने डिफरेंस बताया था कि फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू एंड प्रोसीजर डस नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो पहले हम एक फंक्शन छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि हमें फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंस क्लियर हो, और फिर उसके साथ हमें लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हो, और बाय रेफ और बाय वैल का कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन इज फंक्शन। फंक्शन के बाद हम उस फंक्शन का नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम से कॉपी कर लेते हैं फंक्शन नाम लिख लेते हैं एड नंबर्स, और उसमें कोई पैरामीटर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर, कॉलम, इंटीजर, जो चीज़ भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, चाहे वो फंक्शन के अंदर लिख रहे हो या प्रोसीजर के अंदर, उनको कहते हैं हम पैरामीटर्स। और उन पैरामीटर्स की जो वेरिएबल टाइप होती है वो होती है लोकल। ठीक है। लोकल वेरिएबल होता है जिसका सिर्फ स्कोप इनसाइड अ प्रोसीजर और फंक्शन होता है, उसको हम बाहर यूज नहीं कर सकते। इसी तरह मैं एक और पैरामीटर ले ओके। लेता हूँ। ठीक है, एक और पैरामीटर ले लेता हूँ नाम। फॉर एग्जाम्पल, नाम टू। ये भी लोकल वेरिएबल है, इसको मैं आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकता। ठीक है। इंटीजर, फंक्शन क्योंकि वैल्यू रिटर्न करता है और रिटर्न्स विद इट्स डेटा टाइप। तो अगर मैं दो इंटीजर नंबर को ऐड कर रहा हूं तो उसका जो डेटा रिजल्ट भी आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। तो रिटर्न टाइप डेटा इंटीजर हो गई, एंड देन फंक्शन was completed with एंड फंक्शन। और जो चीज़ हम फंक्शन के बाहर लिखते हैं वो हमारा मेन प्रोग्राम होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन के बाहर लिखते हैं एंड वन एंड टू। तो जो हमने फंक्शन के बाहर वेरिएबल लिखा है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। देखिए, ग्लोबल वेरिएबल्स कहीं पे भी यूज हो सकता है, उसकी वैल्यू को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सो टेन इसकी डेटा टाइप इंटीजर। उसके बाद हमारे पास मैसेज टेबल में आउटपुट एंटर फर्स्ट नंबर, देन इनपुट ग्लोबल वेरिएबल एंड वन। इसी तरह आउटपुट एंटर सेकंड नंबर, and then again we can use global variable to input the data and to। उसके बाद फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो कॉल कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, फंक्शन के लिए कॉल लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका नाम। तो ऊपर फंक्शन का हमारे पास नाम है ऐड नंबर्स, डायरेक्ट हम ऐड नंबर्स लिखेंगे और इसमें वैल्यू पास कर देंगे ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हुए, एंड नो कॉमा एंड टू। और कॉल करवाने के बाद ये जाएगा फंक्शन के पास, वहाँ वैल्यू को ऐड करेगा। ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वन प्लस वन टू। और उसके बाद हम डायरेक्ट जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं स्टोर कर देता हूँ आर एस। आर एस, और शुरू में आर एस को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ जीरो। ठीक है, और इसके डेटा टाइप भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ बस इंटीजर। तो अब थोड़ा सा गौर से देखना है, तो इसको फिर मैं रिटर्न क्योंकि फंक्शन रिटर्न करवा सकता है तो मैं रिटर्न विदाउट एस लिख सकता हूँ। ठीक है, रिटर्न विदाउट। जब आप वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो विदाउट एस होता है, जब डेटा टाइप के साथ फंक्शन डेफिनेशन में सिग्नेचर में डिफाइन करते हैं तो विद एस होता है।
रिटर्न डायरेक्ट RES। और याद रखो जब हम रिटर्न करवा देते हैं तो फिर जो हमारा फंक्शन ऐड हो जाता है उसके बाद आपने कुछ भी लिखा हो तो वो उसको नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि फिर आप फंक्शन के बाहर आ जाते हैं, रिटर्न करवाते ही साथ आप फंक्शन के बाहर आ जाते हो। तो अब मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई सा भी वेरिएबल का नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ z। ठीक है। और z को इनिशियलाइज कर देता हूँ, इनिशियली सेट टू 0, इनिशियली सेट टू 0। और यहाँ पे r z है। तो जब मैं ये लिखूंगा आउटपुट the sum is the sum is from z। ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा और आसानी के लिए लिख देता हूँ, ये हमारा मेन प्रोग्राम है तो मैं इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए ये वैल्यू कौन से प्रोग्राम की है। मेन प्रोग्राम। और ऊपर मैं जब वैल्यू रिटर्न करवा रहा था तो फिर उससे पहले भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट करवा देता हूँ आउटपुट। और ये मेरा फंक्शन प्रोग्राम है, यानी कि इसको कहो सब प्रोग्राम, सब रूटीन प्रोग्राम, सब रूटीन प्रोग्राम। और देन सब रूटीन प्रोग्राम the sum is the sum is the sum is comma RES। अब दो मेरे पास आउटपुट हैं, एक मेरे पास है मेन प्रोग्राम द सम इज, और दूसरा है सब प्रोग्राम द सम इज रिजल्ट। ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, हम समझते भी हैं साथ में कि क्या हुआ। कि पहले जब हमने प्रोग्राम लिखा मेन प्रोग्राम लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 9 से हमारे पास जो है, लाइन नंबर 10 से 16 तक हमारा मेन प्रोग्राम है। और फंक्शन से एंड फंक्शन तक हमारा सब प्रोग्राम है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, वो डेटा इनपुट करेगा, फॉर एग्जाम्पल 4। अब मैं जब एंटर करूंगा तो मेरे पास किस तरह का आउटपुट आएगा बताना जरा मुझे। सर तो नंबर 1 और नंबर 2 ऐड हो जाएंगे। हम्म, और लाइन फंक्शन और कॉल किस लाइन पर हो रहा है जरा बताना, फंक्शन कॉल किस पर हो, सर किस लाइन। फंक्शन कॉल करेंगे हम वो जेड वाले पे जो है लाइन 15th नंबर, वाले हाँ पर। लाइन नंबर 15 पे फंक्शन कॉल हो रहा है। उसके बाद फिर ऐड नंबर्स N1 और N2 4 और 3 ऊपर लेके जाएगा। और ऊपर लेके जाने के बाद ये दोनों को ऐड करेगा और रिजल्ट में स्टोर करेगा। और फिर अपने ही प्रोग्राम के अंदर, सब प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर 5 पे सब प्रोग्राम द सम इज प्रिंट करेगा, 4 और 3 यानी 7 प्रिंट करेगा। और फिर रिटर्न सेट करेगा और फिर रिटर्न रिजल्ट करेगा। और ये रिजल्ट किस लाइन पे आएगा दोबारा, हाँ ये रिजल्ट किस लाइन पर दोबारा आएगा जब वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन रिजल्ट। 16th पर। नहीं 16 पर नहीं आएगा, पहले 15 पर आएगा। पहले वैल्यू को स्टोर करेगा, पहले वैल्यू को जेड में स्टोर करेगा। और फिर उसके बाद 16 के अंदर मेन प्रोग्राम का सम एस जेड प्रिंट कर देगा। तो इस पर देख लेते हैं। तो हमारे पास दो प्रोग्राम आएंगे, एक तो ठीक सर है। इसमें सब रूटीन प्रोग्राम का मेन प्रोग्राम का आंसर हर बार सेम ही होगा। तो ये आउटपुट आपको नजर आ गया, सब प्रोग्राम तो सम इज 7 और मेन प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन की जो वैल्यू उसने कैलकुलेट की है 4 + 3 को सम किया है 7, इसको हम आउटसाइड द फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, अपने मेन प्रोग्राम में भी उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो वी कैन यूज रिटर्न वैल्यू एनीवेयर। ठीक है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है।
एक और मैं इसके अंदर पॉइंट बताता हूँ कि अगर मैं रिटर्न के बाद ये वाली लाइन देखता हूँ, लाइन नंबर 5। अच्छा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C। और इधर मैं आपको समझाने के लिए कंट्रोल V, फिर दोबारा आ जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे गौर से बताना, अब कितने आउटपुट आएंगे जब अगर ये मैं लाइन आउटपुट, इस लाइन को मैं लिखता हूँ, लाइन नंबर 5 को सेम कॉपी करता हूँ। अब कितने आउटपुट आएंगे? हाँ, अब कितने आउटपुट आएंगे? अभी भी शायद दो ही आउटपुट आएंगे। लाइन नंबर 7 वाला आउटपुट आएगा। आएगा। देखो, मेरे पास तीन आउटपुट है, एक लाइन नंबर 5 है, एक लाइन नंबर 7 है, और एक लाइन नंबर और एक लाइन नंबर 15 है, 11 15। है। तो कितने 15 है। हाँ, कितने आउटपुट आएंगे? तीन, थ्री आउटपुट्स। देखते हैं। 4 इनपुट किया, 3 इनपुट किया, कितने आया वो? दो आउटपुट आए हैं। दो इसलिए आए कि जब आप वैल्यू को फंक्शन में रिटर्न करवा देते हैं, उसके बाद आपने जो भी लिखा होगा उस लाइन को वो रीड नहीं करता, क्योंकि वो फंक्शन से बाहर आ है। ओके। सही, रिटर्न करवाने का मतलब है एंड ऑफ द फंक्शन। उसके बाद आपने कुछ भी लिखा हो रिटर्न के बाद, तो कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न करवाते साथ आप उस फंक्शन से या प्रोसीजर फंक्शन से बाहर आ गए। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है? मत हम्म। मतलब अगर हम सेवेंथ वाला कोड ना लिखें तो उससे हमारे आंसर पे या वैल्यूज पे कोई कुछ फर्क नहीं, नहीं पड़ेगा। अभी वो तो हमने वैल्यू रिटर्न करवा दी, अब वो जो रिटर्न करवाई जहाँ पे कॉल हुआ था वहां पे उस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो और रिटर्न फिर के, जब हम सेवेंथ वाला रिमूव करेंगे उसके बाद एट्थ वाला एंड फंक्शन तो आएगा ना फिर भी। वो तो लाजमी है, रिटर्न करवाते साथ एंड हो गया। रिटर्न करवाते साथ फंक्शन आपका एंड हो गया। ठीक है, और फंक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद ओके एंड सर। फंक्शन। कहने का मतलब है कि आपके जितने भी फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड्स होंगे, जितने रिटर्न कीवर्ड होंगे, उसके बाद वो फंक्शन का स्कोप एंड हो जाता सर एक बार ये पूरा कोड दिखा दे, मैं कॉपी कर लूँ। है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला। ये तुम्हारे सामने आ गया। ठीक है। जी सर, एक सेकंड बस। ओके, डन। एक सेकंड। डन सर। ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें आइडेंटिफाई करो कि लोकल वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो लोकल वेरिएबल है। नम 1 लोकल वेरिएबल है, num 2 लोकल वेरिएबल है। सर आर आर ई सर एस लोकल वेरिएबल और उस दूसरे वाले में फर्क क्या होता है? को बता रहा हूँ। अगर मैं इस num 1 को मेन प्रोग्राम में यूज करूंगा, num 1 और num 2, तो उसको रीड नहीं कर पाएगा, इसका एक्सेस मेन प्रोग्राम में नहीं। ठीक है, तो इसमें तीन लोकल वेरिएबल्स हैं, num 1 num 2, जो आप इनसाइड ऑफ पैरामीटर्स लिखते हो एज अ पैरामीटर। ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है,
तो लोकल वेरिएबल का एक्सेस सिर्फ फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर होता है, उसको हम मेन प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसको यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ मेन प्रोग्राम में, num1 num1, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ मेन प्रोग्राम में, num1 प्लस num2। तो ये मेन प्रोग्राम में लिखा है ना, आउटसाइड द फंक्शन लिखा है, और ये था जो है लोकल वेरिएबल। तो मैं यहाँ ये प्लस करवाऊंगा तो कंपाइलर इसको रीड ही नहीं कर पाएगा, बोलेगा अननोन वेरिएबल। क्या जाएगा, ये अननोन वेरिएबल है, यू मस्ट डिक्लेयर दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल का एक्सेस इनसाइड विद इन अ फंक्शन और विद इन अ प्रोसीजर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जी सर, समझ आ गया। ठीक है, मैं यूज नहीं कर सकता इसको, फौरन वो एरर जनरेट कर देगा अगर मेन प्रोग्राम को मैंने इसमें यूज करना चाहा। सेकंड, इसके अलावा और फिर ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन से, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। n1 n2 nz। ठीक है, n1 n2 nz की ग्लोबल वेरिएबल्स है, जिनको मैं हर जगह एक्सेस कर सकता हूँ, नॉट ओनली इन द मेन प्रोग्राम बट वी कैन ऑल्सो यूज n1 n2 nz इनसाइड अ फंक्शन एंड प्रोसीजर एज वेल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल से होते हैं, एक बार डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं, मैं नोट डाउन कर लूँ। हाँ, local variables are declared or can be used only inside a function or procedure. Local variables are declared only in a subroutine, और और यूज्ड ओनली। used only inside a function and procedure. ओके सर। Whereas global variables are declared in the main program and can be used then anywhere. क्लियर इन द। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस num1 की जगह n1 भी लिखता ना, और num2 की जगह n2 भी लिखता, तो मैं इसको यूज कर सकता था यहाँ पर। और इधर भी मैं n1 और n2 प्लस कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स है, जो ग्रीन हाईलाइटेड वाले हैं ये ग्लोबल वेरिएबल्स है, इनको मैं फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता था। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकल वेरिएबल का और ग्लोबल वेरिएबल का। दूसरा, अब हम इसी सवाल को क्या कर रहे हैं, फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सॉरी प्रोसीजर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोसीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, अ, अम, एक तो हाँ, प्रोसीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये फंक्शन इज रिप्लेस बाय कीवर्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर, and then procedure is completed with and procedure, line number 8, and procedure. And after that, procedure cannot return a value. ठीक है, प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता वैल्यू, तो ये रिटर्न्स नॉट हट जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड, ये नीचे जो रिटर्न रिटर्न यस रिजल्ट है ये भी हट जाएगा। ठीक है, और ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज क्या है कि आपने फंक्शन प्रोसीजर क्योंकि रिटर्न नहीं करता तो रिटर्न्स वाली लाइन हट जाएगी और फिर रिटर्न वैल्यू भी हट जाएगी। दूसरा, हम फंक्शन से प्रोसीजर के अंदर ही वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, यानी लाइन नंबर 5 आउटपुट जो भी रिजल्ट होगा वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ लाइन नंबर 14 सेट में वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, तो क्या ये प्रिंट होगा, यस और नो? लाइन नंबर 14 प्रिंट करेगा या यस और नो? तो करेगा। नहीं करेगा। प्रोसीजर कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता,
प्रोसीजर कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो फिर जो जो भी रो सम करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको मैं इनसाइड अ प्रोसीजर प्रिंट करवा सकता हूँ, और उसकी वैल्यू को मेन प्रोग्राम में प्रिंट नहीं करवा सकता। आउटसाइड द प्रोसीजर मैं कोई भी वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा सकता, या उस वैल्यू को यूज नहीं कर सकता आउटसाइड द प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मतलब मतलब 14th स्टेटमेंट को हम वो रिमूव कर देंगे। नहीं, 14 मैं आपके सामने अभी दिखाऊंगा, अभी सामने करके दिखाऊंगा, और आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो, इससे पहले जब हमने प्रोग्राम चलाया था तो जेड में 7 आ रहा था, मेन प्रोग्राम द सम इज 7। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा। दूसरा चेंज, लाइन नंबर 13 पे आपको कॉल लिखना होगा। फंक्शन में हमेशा, ओ सॉरी, प्रोसीजर में हमेशा कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ कॉल लिखेंगे। तब आपके पास दो आउटपुट नजर आ रहे हैं, एक लाइन नंबर 5 पे, और जो कि सब प्रोग्राम का है, और दूसरा लाइन नंबर 14 पर आउटपुट है। तो लेट्स सी कि ये प्रिंट करता है या नहीं करता दो आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ 1 4 3, क्या किया उसने, प्रिंट करवाया। मेन प्रोग्राम द सम इज मेन प्रोग्राम उससे 0 प्रिंट 0। करवा क्यों? दिया। क्योंकि प्रोसीजर कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा आपके कोर्स को, और फिर आप इसको जो है अच्छे तरीके से इसको इसके आगे लिख देता हूँ। तो ये दोनों आपके सामने फंक्शन प्रोसीजर आपके सामने है। ठीक है, और मेन जो है, दोनों के अंदर मेन डिफरेंस जो है, अच्छा, लोकल वेरिएबल्स यहाँ पर भी जो है, लोकल वेरिएबल्स आपके पास यहाँ पे भी num1 num2 है, और आरईएस है। और जब ग्लोबल वेरिएबल्स ग्रीन हाईलाइटेड, वही सेम ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पर भी है, n1 n2 और z। लेकिन इस जेड ने आके वैल्यू 0 प्रिंट करवाई है, और यहाँ पे आरईएस ने 7 प्रिंट करवाई, जबकि यहाँ आरईएस ने 7 प्रिंट करवाई, और सेट ने जो है वो 0 प्रिंट करवाई। क्यों? वजह यह है कि प्रोसीजर डस नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, और इधर दोनों वैल्यू आपके पास 7 7 आई, आरईएस में भी और जेड में भी। लेकिन इस वाले में आरईएस प्रोसीजर में 7 आई, लेकिन जेड में 0 आई। ठीक है, तो आर ई एस में 7 और जेड के अंदर 0। इधर आर ई एस में 7 और इधर जेड में भी 7। ये क्लियर है? क्लियर है? जी सर। कॉपी भी कर लिया आपने? नहीं सर, एक सेट। सर ये आउटपुट पहले आएगा, इनपुट बाद में आएगा? कहाँ पे? आ, किस लाइन के बाद? 8 9 10 में जो वो आउटपुट एंटर फर्स्ट नाम हाँ, तो इनपुट पहले नम वन। पहले प्रॉम्प्ट शो होगा ना, पहले प्रॉम्प्ट आपको शो होगा, तो तभी तो आप नंबर एंटर करोगे। ठीक है, पहले प्रॉम्प्ट शो होगा, फिर आप नंबर एंटर करोगे। जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो, कार्ड इंसर्ट करते हो, तो पहले प्रॉम्प्ट क्या आता है, एंटर 4 डिजिट पिन कोड, तभी आप एंटर करते हो। ठीक है, तो आउटपुट एंटर फर्स्ट नाम जो है ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, आउटपुट एंटर सेकंड नाम, ये भी प्रॉम्प्ट है। देन अकॉर्डिंगली आप फिर इसमें नंबर इनपुट करते हैं। इज दैट क्लियर? यस, क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक सर है। जैसे अगर हमें पूरे फंक्शन में जैसे नंबर प्रिंट करने हैं, जैसे हमने
अभी जो किया था अपना प्रोसीजर प्रो पे, और हमारा एक आंसर 7 आया था, दूसरा 0 आ रहा था। तो हम्म। अगर हमें 0 की जगह पे आंसर लेकर आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ, आप ये किस प्रोसीजर में कह रहे हो? प्रोसीजर में कह जी। रहे हो, हाँ, ये तुमने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। इसको मैं अब आपके साथ लिंक करता हूँ बाय वैल और बाय रेफ के साथ। ठीक है, देखो, नॉर्मली जब हम कोई भी वेरिएबल लिखते हैं तो वो बाय वैल होता है। ठीक है, उसके साथ हमें बाय वैल उस वेरिएबल के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने num1 लिखा है, तो इसके साथ मुझे बाय वैल लिखने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि ये बाय वैल है। ये क्या है? अंडरस्टूड है कि ये बाय वैल है। बाय वैल में क्या होता है कि सेम डेटा कॉपी होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास तुम सी ड्राइव में एक फाइल है, जो सी ड्राइव है, और इस सी ड्राइव में एक फाइल है ABC। ठीक है, टेक्स्ट की कोई फाइल है ABC.txt। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस फाइल को कॉपी कर दूँ डी ड्राइव। तो मैंने क्या किया, उससे फाइल को ABC.txt से कॉपी कर दिया। ठीक है, अब मेरी सेम फाइल दो लोकेशन पर, एक सी ड्राइव पे और दूसरी डी ड्राइव में। अब मैं अगर कुछ चेंजेस करता हूँ डी ड्राइव वाली फाइल में, तो क्या वो चेंजेस सी ड्राइव की फाइल ABC पे आएगी या नहीं? हाँ बेटा, अगर मैं डी ड्राइव की फाइल ABC.txt में कुछ चेंजेस करता हूँ, कुछ अपडेट करता हूँ, कुछ डिलीट करता हूँ, क्या वो रिफ्लेक्ट सी ड्राइव की ABC.txt पे आएगा या नहीं? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। तो ये बाय वैल है। ये बाय वैल है। बाय वैल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेटा मेरा कॉपी होता है। बाय वैल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेम डेटा कॉपी होता है इनटू अनदर लोकेशन। तो अगर आप कहीं और चेंजेस करते भी हैं तो उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है उस पे चेंज नहीं आता। दिस इज कॉल्ड बाय वैल। लेकिन जब मैं बात करता हूँ बाय रेफ की, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रोसीजर था। ठीक है, ये मेरा प्रोसीजर था और ये मेरा मेन प्रोग्राम था। मेन प्रोग्राम में मेरी फाइल स्टोर है ABC.txt, कौन सी लोकेशन पर, सी के ऊपर। और प्रोसीजर में भी मैंने ABC.txt फाइल को स्टोर किया हुआ है, लेकिन उसकी लोकेशन डी ड्राइव है, अदर लोकेशन है। तो अगर मैं कोई चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इस फाइल के अंदर 7 के साथ एक नया डेटा ऐड करता हूँ, एक पुराना डेटा इसके अंदर 7 था, तो ये जो मैंने 8 ऐड किया है, इसका रिफ्लेक्शन आपके मेन प्रोग्राम की फाइल के अंदर भी आएगा, यानी ओरिजिनल लोकेशन। वजह क्या है? बाय रेफ वैल्यू कॉपी नहीं करता, बल्कि लोकेशन कॉपी करता है, एड्रेस कॉपी करता है। क्या करता है? बाय रेफ एड्रेस एड्रेस कॉपी कॉपी करता करता है। है इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द डेटा। जबकि बाय वेल जो है वो डेटा कॉपी करता है। ठीक है, सर खाली इनकी डेफिनेशन लिखवा दें। मैं अभी ये सवाल करवाऊंगा तो लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी ये सवाल इसके रेलिवेंट करवाऊंगा तो मैं ये करवा दूंगा, इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। तो सिंपल ये समझो, बाय वेल जस्ट कॉपिंग द डेटा टू अनदर लोकेशन। ठीक है, and its change value cannot be affected to the original location. Byref just pass the address of the content instead of copying the data to another location. So it means if you change any content into a subroutine program, either function or procedure, then its changes is also reflected to the main program original location. वजह यह है कि बाय रैप क्या करता है, एड्रेस पास करता है, और बाय वेल क्या करता है, डेटा कॉपी पास करता है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर, जी सर। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम सूडो कोड के साथ देखते हैं। ठीक है, सूडो कोड के साथ। तो मैंने ये बताया कि बाय डिफॉल्ट बाय वेल होता है, तो आपको बाय वेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो बाय वेल है। ठीक है, तो बाय वेल में जब हमने किया था तो क्या इसमें जो RES का जो कंटेंट हमने किया था कॉपी, जो कि 7 आ रहा था, क्या उसने जेड पे कॉपी किया था मेन प्रोग्राम प्रोसीजर में? नहीं किया था सर। नहीं किया था, नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर दो चीजें हैं, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता।
प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर सकता, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू को मेन प्रोग्राम के अंदर चेंज भी नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कुछ सवाल ऐसा है जहाँ आपको ये कहा जा रहा हो कि भाई प्रोसीजर का जो कंटेंट है, जो भी आप सब रूटीन अंदर प्रोसीजर के अंदर चेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 आ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपके मेन प्रोग्राम पे भी आना चाहिए। उसका रिफ्लेक्शन आपके मेन प्रोग्राम में आना चाहिए। और हमें ये पता है कि प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो हाउ कैन वी यूज द प्रोसीजर कैलकुलेटेड वैल्यू आउटसाइड द प्रोसीजर? तो उसके लिए आपको बाय वैल की जगह क्या करना पड़ेगा, बाय रेफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाय रेफ। बाय रेफ। ठीक है। उस बाय रेफ के लिए आपको पहले क्या करना होगा, बाय रेफ एक नया वेरिएबल जो कि यहाँ रिजल्ट के अंदर स्टोर हो रहा है RES के अंदर, तो बाय रेफ RES करेंगे आप। बाय रेफ RES और कॉलम, उसकी डेटा टाइप। सर बाय रेफ और बाय वेल सिर्फ प्रोसीजर में ही आता है ना? प्रोसीजर और फंक्शन दोनों में आ सकता है। प्रोसीजर और फंक्शन दोनों में आ सकता है। ठीक है। फंक्शन में भी आ सकता है तो, और प्रोसीजर में भी आ सकता है। लेकिन प्रोसीजर में जो है अंडरस्ट पहले ये समझो, बाय वैल तो जब नहीं लिखते तो अंडरस्टूड है कि वो वेरिएबल्स बाय वैली है। ठीक है। आपको बाय वैल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने सवाल अभी ये कहा कि भाई उसका रिफ्लेक्ट आपके पास प्रोसीजर है, और मैंने कहा कि जो तुम प्रोसीजर में चेंजेस करते हो वो मुझे अपनी ओरिजिनल फाइल के अंदर भी वो चेंज चाहिए, यानी कि मुझे मेन प्रोग्राम में भी 7 चाहिए। तो फिर बाय वेल उससे डेटा कॉपी करता है। ठीक है। आपकी चेंजेस जो आपके एंड पर होगी वो मेरे एंड पर नहीं आएगी। ठीक है, मेरे मेन प्रोग्राम पे चेंजेस नहीं आएगी। तो उसके लिए मुझे, उसके लिए हमें बाय रेफ यूज हाँ करेंगे। उसके लिए हमें मुझे आपको जो है ना वो रेफरेंस देना होगा, एड्रेस पास करना होगा। तो जो भी आप अपने चेंजेस करेंगे तो वही चेंजेस मेरे मेन प्रोग्राम में भी आएंगे। ठीक है, वही चेंजेस मेरे में। तो उसके लिए हमें बाय रेफरेंस रिजल्ट यूज करना होगा। उसकी डेटा टाइप इंटीजर ही रखते हैं, क्योंकि दोनों को इंटीजर को ऐड करोगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो अब तीसरा पैरामीटर यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जेड तीसरा पैरामीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ पैरामीटर्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जितने आप कॉल करवा रहे हो इधर से, जितने इधर से कॉल होंगे और जितने इधर ये रिसीव होंगे, वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होने चाहिए और सीक्वेंस में भी होने चाहिए। यानी यहाँ z जो है वो रिसीव करेगा बाय रेफ की वैल्यू रिजल्ट की, और n1 जो रिसीव कर n1 जो वैल्यू यहाँ पास करेगा वो num1 रिसीव करेगा, और n2 जो करेगा वो num2 रिसीव करेगा। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाय वैल लिखने की जरूरत नहीं है num1 num2 के साथ। तो अब इसको चला के देखते हैं। देखो, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था तो इसलिए हम उसकी वैल्यू मेरे प्रोग्राम में पहले 0। लेकिन अब हमने RES की डेटा RES को क्या कर दिया है, बाय रेफ कर दिया। तो नाउ लेट्स सी कि इसका चेंजेस आता है या नहीं आता। सॉरी, काम गलती हो गई है, काम गलती हो गई है। डिक्लेयर RES। ठीक है, काम गलती हो गई, कॉमा नहीं लगेगा, सॉरी, काम मान दीजिए। कॉमा, ठीक है। Now let's see. How do we declare? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैरामीटर के अंदर लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी आपके पास वैल्यू है। सर ये जैसे हमने ऊपर लिखा है बाय रेफ RES हम्म। कोलन इंटीजर कॉमा num2 नंबर num1 इंटीजर, तो ये बाय रेफ सिर्फ एक ही बार लिखना होता है? डायरेक्ट जिसको हम वैल्यू पास कर रहा है, हमें हमने वो जो फोर ओ, प्लस थ्री किया सम, वो उसका उसकी लोकेशन बतानी है। तो वो जो समझ गया सर, ठीक समझ है, तो अब इसको रन करते हैं। तो गड़बड़ मार चल जाएगा। सॉरी, यस, 4 3 दोनों जगह 7 आ गई। गया। जी सर। ठीक है। तो यहाँ हमने उसकी लोकेशन दे दी उसे, और जो लोकेशन आप जो भी वैल्यू चेंज करोगे अपने इनसाइड द प्रोसीजर, देखो
लिटरली क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि एक तो पहली बात, हम प्रोसीजर की वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और उसकी वैल्यू को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते, कहीं और का मतलब आउटसाइड द प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको प्रोग्राम और एग्जामिनर फोर्सफुली कह रहा है कि प्रोसीजर की वैल्यू को आपको कहीं और पे भी यूज करना है, तो उसका फिर एक ही सोल्यूशन है कि आप उसका बाय रेफ दोगे। ठीक है। उसके अलावा आप उसकी वैल्यू को किसी और लोकेशन पे यूज नहीं कर सकते, आउटसाइड द प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते प्रोसीजर की वैल्यू। हाँ, फंक्शन होता, जो फंक्शन तो बाय वैल वाली वैल्यू को भी यूज कर सकता है। फंक्शन जो है वो बाय वैल्यू, क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये आपका बाय वैल के कॉन्सेप्ट के साथ हो गया। ठीक है। मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको आप कॉपी कर लो। तो इसका वेब रिजल्ट में दोनों जगह पर आपके पास 7 आया, इसमें भी 7, RS में भी आया और इसमें भी आया। क्यों? क्योंकि इसकी पे मैंने रिजल्ट की जो नेचर रखी है वो बाय रैप रखी है। ठीक है, रिजल्ट की जो नेचर है वो बाय रैप है, और बाय रैप में एड्रेस पास होता है। रैप में एड्रेस पास होता है। तो जो चेंजेस आएंगे आपके प्रोग्राम के अंदर, प्रोसीजर के अंदर, वही मेरे प्रोग्राम के अंदर भी चेंजेस आएंगे। से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उसके सवाल पे। एक सवाल है बाय रेफ और बाय वैल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4, पैरामीटर एक्स इज यूज पास डेटा टू प्रोसीजर माई प्रॉक। प्रोसीजर का नाम है माई प्रॉक। कितने पैर, अच्छा, माई प्रॉक है और ये एक्स है। ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर, प्रोसीजर के अंदर दो चीजें हो रही हैं। एक तो एक्स अपडेट हो रहा है, दूसरा सेट अपडेट हो रहा है। एक तरह प्रोसीजर एंड होता है। नाउ प्रोसीजर कॉल हुआ इस लाइन पे, एक्स की इनिशियल वैल्यू सेट हुई है 4। ठीक है, ये जितना ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं, एक्स सेट टू 4, कॉल बाय टॉप एक्स और आउटपुट एक्स, ये आउटसाइड द प्रोसीजर लिखी हुई है, ये मेन प्रोग्राम है। और जो हमारा प्रोसीजर है वो ये रहा। हमारा प्रोसीजर जो है वो ये रहा। ठीक है, प्रोसीजर विद एंड प्रोसीजर, यहाँ तक बात समझ में आती है। जी सर। ठीक है, अब सवाल इसमें ये है कि देयर आर 2 पैरामीटर्स, passing method that could be used. Complete the following table for each of the 2 methods. Name of the parameter, passing method, and what would be the output, and explanation is also required. तो मेरे ख्याल से एक्स वाला जो प्रोग्राम है वो बाय वेल होगा, और जो जेड वाला है वो बाय रेफ होगा। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या बोला तुमने अभी? सर मैंने कहा मुझे जो लग रहा है कि एक्स वाला जो प्रोग्राम है वो बाय वेल होगा और जेड वाला प्रोग्राम बाय रेफ होगा। नहीं, देखो, इसमें जो है कहीं पे सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है आपका। ठीक है, प्रोसीजर का और इंक्लूडिंग विद मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इनिशियली वैल्यू एक्स की क्या है? 4। इनिशियली एक्स की वैल्यू क्या है? 4। फोर। और अपडेट जो हुआ है वो एक्स अपडेट हुआ है ना, जेड तो अभी यहाँ पे कोई अपडेट ही नहीं हुआ। यहाँ जेड अपडेट हुआ, एक्स अपडेट हुआ है, और उसी